गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व की सामाजिक संरचना। इसके बारे में जो है हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने लास्ट क्लासेस में भी जाना था। वो कौन कौन से पॉइंट थे जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार उनको देख लेते हैं। तो इससे जो रिलेटेड प्रीवियस टॉपिक्स हमने स्टडी करे हैं वो थे हमारे कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन्स इन स्कूल सोशल कंस्ट्रक्शन, सामाजिक संरचना में स्त्रियों के पिछड़ेपन के कारणों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, लिंग असमानता के कारणों के बारे में जो है हमने पढ़ा था बहुत ही विस्तृत रूप में, जिसमें हमने मोस्टली जो है 5 बेसिस के आधार पर जो है या 5 बेसिस पे जो है इन कॉजेस के बारे में, इन मीन्स जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में स्टडी करा था। जो थे हमारे रिलीजन से रिलेटेड, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज एंड अदर कॉजेज। इन 5 आधारों पे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य कारणों के आधार पे हमने लिंग असमानता के कारणों के बारे में स्टडी की थी। तो जो लास्ट हमारा टॉपिक रहा था वो रहा था आपका डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, जेंडर एवं लिंग में क्या अंतर है। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहा था आपके ऑफलाइन मोड में, जो हमारी क्लासें रही थी उसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक रहा था। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं, एक बार रिकैप्चुलेट कर देते हैं इन चीज़ों को। जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी की हम बात करते हैं कि जो पुरुष प्रधान समाज की हम बात कर रहे हैं या स्त्रियों के उस समाज में क्या स्थिति है, सामाजिक संरचना उनकी कैसी होती है, क्यों वो एक दूसरे से भिन्न है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। मोस्टली जब हम बात करते हैं लिंग की, वो बात करते हैं हम 3 बेसिस पे, जो आपका आता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो आपका आता है। लेकिन मोस्टली जब हम बात करते हैं स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम बात करें इस टॉपिक के अंडर सिर्फ इन 2 टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, जो नाम से ही क्लियर है, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व, फीमेल एंड मेल। इन 2 पार्ट्स की जो है हम बात करेंगे, जो लिंग के 2 टाइप्स हैं या पार्ट्स हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा करी थी। यदि इन 3 टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपना टाइप कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। कि हमने कारणों की बात कर ली, विमेंस के बैकवर्ड होने के कारणों की बात कर दी हमने, सोशल कंस्ट्रक्शन जो हमारी सामाजिक संरचना है, जैसे हमारी सोसाइटी है, जो सोसाइटी के नैतिक मूल्य हैं, जो उसके एथिक्स की हम बात करते हैं, उसमें वुमेन्स के कितने राइट्स हैं, क्या उनको अधिकार मिले हैं, क्या उनको पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं, नहीं मिले हैं। यदि नहीं मिले हैं तो वो हो गई आपकी लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी के क्या क्या कारण हैं वो भी हमने पढ़ लिए। फिर हमने बात करी कि हम बार बार जेंडर की बात कर रहे हैं, वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या जाना, होल प्रोसेस को या होल कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हमने ये जाना कि जेंडर एवं लिंग, इन शब्दों का हम सिनोनियम्स या समानार्थी शब्दों के रूप में ही उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों में जो है विस्तृत अंतर भी है, जेंडर और लिंग में, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एफर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स, स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास। कि ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं जो किए गए हैं स्त्रियों के समस्याओं के समाधान के रिगार्डिंग। स्त्रियों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी में, वो देखने को मिलती है। उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। यहाँ पे हम बार बार बात करते हैं विमेंस विमेंस विमेंस, लेकिन यही चीज़ें कंडीशंस जो हैं मेल्स के साथ भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारा समाज रहा है पौराणिक टाइम से, प्राचीन काल से, वो समाज रहा है हमारा पुरुष प्रधान समाज। तो इसमें हम मुख्य रूप से बात करते हैं विमेंस की बात करते हैं, उनके शोषण की बात करते हैं, उनके हरासमेंट की बात करते हैं, उनके अधिकारों के हनन की हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नारी सुधार आंदोलन, विमेंस रिफॉर्म मूवमेंट्स। 19वीं शताब्दी से ही ऐसे बहुत से आंदोलन चलाए गए हैं
जिनके द्वारा नारियों की स्थितियों में या फीमेल्स की स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देखते हैं सती प्रथा थी पुराने टाइम में, उसे बंद कर दिया गया। जो विधवा प्रथा थी, पुनर्विवाह प्रथा जो है उसकी जगह चलाई गई। बच्चा गोद लेने की मनाही थी, उन चीज़ों को जो है मंजूरी दी गई, या फिर उन चीज़ों को जो है बिहेवियरल टर्म में जो है लाया गया, जिसके कारण क्या हुआ, इन सभी चीज़ों के कारण विमेंस की स्थिति में जो है परिवर्तन आए। और ये सभी चीज़ें एक टाइम में सोचने से, किसी एक इंडिविजुअल की सोचने से जो है नहीं हो पाई, बल्कि इन चीज़ों के लिए कड़े संघर्ष करने पड़े, आंदोलन करने पड़े, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उसके बाद जो है रिजल्ट हमारे सामने आज की डेट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज वैधानिक व्यवस्थाएं, लीगल अरेंजमेंट्स। वैधानिक व्यवस्थाओं में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक व्यवस्थाएं भी आएंगी, आपकी पारिवारिक व्यवस्थाएं भी आएंगी, जो आप व्यवस्थाएं घर में रखी जाती है एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए। लेकिन जब यहाँ पे लीगली अरेंजमेंट जो शब्द से आप समझ रहे हैं, ये आपका आएगा जिनके संबंध में, जिनसे रिलेटेड जो कोई कानून जो है, कोई लॉ जो एस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है, उसे लागू किया गया है, उन व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ पे आएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स, एक्ट्स, अधिनियम, इनके द्वारा जो है विमेंस के लिए बहुत से लीगल अरेंजमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, जिनके बारे में आप फंडामेंटल राइट में भी पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आप स्टडी करते हैं, और मोस्टली जो हम बात करते हैं वो DPSP में भी बात करते हैं। DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो वहाँ पे भी जो है आर्टिकल में, वहाँ भी उसके अंतर्गत जो DPSP है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया है, आर्टिकल 36 to 51 उसको रखा गया है। उसमें भी जो है एक पॉइंट आता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, की संसाधनों का समान वितरण किया जाना चाहिए। और इसमें मुख्य रूप से बात की जाती है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, और समान अपराध के लिए समान न्याय या फिर सज़ा या दंड या जो पनिशमेंट है वो होनी चाहिए। तो ये सारी जो है हमारे भारतीय संविधान में लिखित रूप में वर्णित है। तो ये क्या है, हमारे लीगल अरेंजमेंट है, किसके लिए, वुमेन्स की स्थिति में, उनकी सामाजिक संरचना की स्थिति में, उनकी आर्थिक स्थिति में, उनकी राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर विमेंस, नारियों के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब इकोनॉमिकली कोई विमेन स्ट्रांग होगी, समाज में, सोसाइटी में उसका प्रभुत्व होगा, समाज, सोसाइटी उसे सम्मान की नज़र से देखता होगा, और उसे इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी समानता की हम बात करते हैं, वो अधिकार प्राप्त होंगे। तो जब नारी सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होगी, स्ट्रांग होगी, तो ऑब्वियसली वो अपने डिसीजन लेने में एबल होगी और स्ट्रांग होगी, और एक अपोजिट जेंडर के समान ही वो कार्य को कर पाने में कैपेबल होगी। उसकी पोटेंशियलिटीज़ जो हैं उतनी बखूबी और सुदृढ़ जो है होंगी उसके निश्चय। तो नारियों के लिए ऐसे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम कंडक्ट किए जाने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज जो है उन्हें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, जिसके कारण क्या हो, एक तो वो इकोनॉमिकली अपनी, अगर इकोनॉमिकली जो है आर्थिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो उसमें सुधार ला सके। दूसरा, समाज में अपनी भूमिका, अपनी इम्पोर्टेंस या फिर अपनी सहभागिता जो है वो दे सके। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स को जो है कंडक्ट किया जाना चाहिए, या फिर इस प्रकार की सर्विसेज जो है दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए, वो इसलिए दी जानी चाहिए ताकि स्त्रियों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान हो सके। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, विमेंस एजुकेशन, नारी शिक्षा। यदि हम सुधार की अपेक्षा करते हैं, एक अच्छे दृष्टिकोण की, किसी अच्छे आउटलुक की बात करते हैं, उसके लिए एजुकेशन जो है सबसे ज़रूरी है। जिस प्रकार से बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जो है नेल्सन मंडेला ने दी है एजुकेशन के रिगार्डिंग। उनका कहना है कि एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली हथियार है, जिसके द्वारा जो है हम दुनिया को बदलने की इच्छा या फिर दुनिया को बदलने की शक्ति या हिम्मत जो है रखते हैं, बदल सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए, नारियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये डेफिनेशन
बहुत ही अच्छी दी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो एक नारी का, विमेन का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड होने पे ही उसे सही और गलत का पता चलेगा और वो जो है अपने लिए सही डिसीजंस जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण सेवाएं, हेल्थ एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। तो जब हम सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की बात करें तो हेल्थ वाली साइड की या स्वास्थ्य पक्ष की भी बात करें, जब विमेन जिसे हम कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, तो शारीरिक रूप से भी उनकी स्थितियों में या फिर शारीरिक जो कमियां हैं, बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी जो है समाधान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य जो है उनका अच्छा होगा, बाल कल्याण की सेवाएं दी जाएगी। यदि कोई माता महिला है, उनके बच्चों के लिए सर्विसेज दी जाएगी। वो अपने शादी से पहले अपने फादर, शादी के बाद अपने पति और बुढ़ापे में अपने बेटे पे निर्भर रहने की अपेक्षा जब वो एजुकेटेड होगी, वेल एजुकेटेड होगी, सामाजिक आर्थिक पक्ष उसका स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छी हेल्थ होगी, तो वो अपने बाल कल्याण की सेवाएं कंडक्ट जो करवाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा या डिफरेंट ब्लॉक्स के द्वारा या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स के द्वारा, तो उन बाल कल्याण सेवाओं का वो फ़ायदा ले सकेगी, लाभ ले सकेगी। और इसके द्वारा भी जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा और जो उनकी डिपेंडेंसी है अपोजिट जेंडर पे, तो वो भी जो है कम होगी। नेक्स्ट है नारियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए शैक्षिक कार्य, एजुकेशनल वर्क टू स्टॉप एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन। तो नारियों पे जो है अत्याचार होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, घरेलू हिंसा हो या फिर प्रोफेशन के दौरान प्रोफेशनली जो हरासमेंट के केसेस आते हैं, या फिर सोसाइटी के रिगार्डिंग जो एटीट्यूड है फीमेल्स को लेकर, या फिर किसी विडो को लेकर, किसी सिंगल मदर को लेकर, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, जो अत्याचार उस पर होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सभी चीज़ें अत्याचार में ही जो है काउंट किए जाएंगे, एट्रोसिटीज़ ऑन विमेन्स ही ने कहा जाएगा। तो इसके लिए भी शैक्षिक कार्य, एजुकेशनल जो वर्क है या एजुकेशनल काम जो हैं करवाए जाने चाहिए, जिससे नारियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में वो अवेयर होगी, उन अत्याचारों के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी होगी, तो वो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकेगी या ले पाएगी। कुछ अत्याचार या घरेलू सिचुएशन कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें मालूम भी नहीं होता एक फीमेल्स को कि उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल जब एक वुमेन, जब खुद वो वुमेन वेल एजुकेटेड होगी। तो एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है भारतीय संस्कृति पे वो है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। आज की डेट में हम कहते हैं कि साड़ी, लहंगा जो ओकेजनली डाला जाता है, इसे जो पहनते हैं ये इंडियन वेशभूषा है, लेकिन इसके कंपैरिजन जो जीन्स है, वेस्टर्न कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, वो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर के जो है ड्रेसिंग सेंस जो है उनकी, लेकिन भारतीयों के द्वारा जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर जो इन्हें अपनाया जा रहा है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल है वेस्टर्नाइजेशन के। तो उसी प्रकार से इसका हर चीज़ का पक्ष अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, प्लस माइनस हर साइड के होंगे। तो पश्चिमी संस्कृति का नारियों की स्थिति में अच्छा प्रभाव ये रहा है कि वह अपने पारिवारिक स्थिति से, परिवार से बाहर निकली और सोसाइटी में से काम की ओर अग्रसर हुई, रोजगार ढूंढा, कमाने लगी, सिंगल अपने सेल्फ डिपेंडेंट हुए। ये सारे प्रभाव जो है हमें पश्चिमी संस्कृति से देखने को मिलते हैं। आपकी यहीं पे जो है आपके पुनर्विवाह जो है, विधवा पुनर्विवाह है, ये सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और ऐसे बहुत सी पॉइंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने ही परिवार में, अपनी ही लोकेलिटी में देखने को मिलती है। तो अगर यदि हम इसके गुणों की बात करें वेस्टर्न या फिर पश्चिमी सभ्यता की, संस्कृति की, तो इसके बहुत से जो हैं गुण भी हैं, जिनमें से विशेष रोल जो रहा है वो रहा है भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना।
नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण, जो भी उद्योगों का विकास हो रहा है निरंतर, जिसके कारण मैन पावर की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, और मैन पावर में जो है सिर्फ मेल ही नहीं अपितु फीमेल्स की भी भागीदारी रही है। और इस बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण, इतनी बिजनेस इंडस्ट्रीज के कारण जो है वुमेन्स को भी, पहला तो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हुए, दूसरा औद्योगिकीकरण के बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के निरंतर बढ़ने के कारण वुमेन्स को भी रोजगार के अवसर मिलने लगे। वे भी जो है रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलकर अर्निंग करने लगी, और अर्निंग के द्वारा क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा अर्निंग हुई, और अर्निंग के द्वारा क्या हुआ, वुमेन्स की इकोनॉमिकली जो है कंडीशन में सुधार हुआ, और वो क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट बनी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। प्रेस, यातायात व संचार के साधनों का विकास। समय के साथ साथ जिस तरीके से बैलगाड़ी से गाड़ियाँ आई, गाड़ियों से वायुयान आए, आपके जल यान आए, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, इन सभी चीज़ों के जो ट्रांसपोर्टेशन जो है चल पड़ी, स्टार्ट हुई, यातायात करना, एक जगह से दूसरे स्थान जाना आसान हुआ, संचार करना, कम्युनिकेशन करना, जो विश्वव्यापी जो जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क बिछा हुआ है कि एक ही समय में एक देश से दूसरे देश में रह रहे व्यक्ति के साथ बात की जाती है। जो प्रेस के बढ़ते प्रभुत्व की हम बात करते हैं कि एक प्रेस के द्वारा, प्रेस में आपका मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें जो इसमें आती हैं, इनके द्वारा क्या हुआ, वुमेन्स की, दूसरे देश में रहने वाले वुमेन्स के राइट के बारे में मालूम पड़ा, और दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से सीखकर जो है भारतीय महिलाओं की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया। तो इसमें जो बहुत ज़रूरी जो भूमिका रहती है, रोल रहता है, वो प्रेस का रहता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का भी रहता है। नेक्स्ट है आपका रोजगार तथा आय, माफ़ कीजिएगा, आय यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, आय यह आएगा यहाँ पे, यह वाला, रोजगार तथा आय उत्पन्न करने वाली उत्पादन इकाइयाँ, प्रोडक्शन यूनिट्स दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ऐसे रोजगार, ऐसी यूनिट्स का जो है, ऐसी इकाइयों का जो है एस्टेब्लिश किया गया, जिसके कारण रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, जिसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी जो है, उन औद्योगिकीकरण जो हम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वो बड़ा औद्योगिकीकरण जो कंपनियों के एस्टेब्लिश किया गया, उसमें रोज़गार के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। रोज़गार के लिए लोगों को इसलिए आमंत्रित किया गया क्योंकि उनके द्वारा जो कच्चा माल या तैयार माल तैयार किया जाता है, जो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उसके लिए रोज़गार की आवश्यकता हुई, जिसमें फीमेल्स का भी रोल रहा। फीमेल्स ने भी जो है मैन पावर के रूप में जो है कार्य किया, तो इसके कारण भी वुमेन्स की स्थितियों में सुधार आया है। दूसरा, संयुक्त परिवार का टूटना, ब्रेकअप ऑफ जॉइंट फैमिली, इसको हम ड्रॉबैक में भी काउंट करते हैं, लेकिन अभी हम इसके प्लस पॉइंट्स की ही बात करेंगे कि जैसे जैसे संयुक्त परिवार में लड़कियां रहती थी, बड़ा परिवार होता था पुराने समय में, तो उस समय यदि लड़की के माता पिता उसे अलाउ करते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन संयुक्त परिवार होने के कारण अन्य रिश्तेदारों के द्वारा, चाचा ताऊ, दादा दादी, अन्य लोगों के द्वारा जो है उनका आपके लिए मनाही की जाती थी, तो कहीं ना कहीं जो है एक लड़की को अपनी इच्छाओं को दबा देना पड़ता है। लेकिन जब संयुक्त परिवार टूटने लगे, सिंगल परिवार होने लगे, न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं प्रभुत्व में आने लगी, उनका प्रचार होने लगा या फिर उनका ट्रेंड चल पड़ा, तो क्या हुआ कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए उनकी विलिंगली जो वो काम करना चाहते हैं उनके लिए अलाउ करते हैं, तो उसके लिए या उन चीज़ों के विषय में निर्णय लेने के लिए उनको किसी दूसरे परिवार या अपने बड़ों से राय नहीं लेनी पड़ती, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं आसानी से। पेरेंट्स के अलावा उन्हें किसी दूसरों से राय या सलाह मशवरा नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि सिंगल परिवार में, संयुक्त परिवारों के टूटने के कारण भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है कि वे अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों के अंडर ना रहकर उससे बाहर निकली और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जो है अग्रसर हुई। नेक्स्ट है आपका अंतरजातीय विवाह, इंटररेशियल मैरिज।
इसमें हम बात करते हैं कि पहले जो है पुराने समय में हम जब देखते हैं कि अंतर्जातीय विवाह बहुत ही कम देखने को, रेयर केसेस जो है देखने को मिलते थे, और इसके संबंध में बहुत ही कटर कानून जो है या नियम जो है हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे अंतर्जातीय विवाहों का बोलबाला होने लगा, अंतर्जातीय विवाह होने लगे, तो एक संस्कृति या एक जाति के अलावा दूसरी जाति के संस्कारों, वहाँ के बहुप्रचलित प्रकारों के बारे में, संप्रदायों के बारे में, चीज़ों के बारे में, जैसे हम बात करते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का बहुत असर है। तो लोकेलिटी में हम देखते हैं बहुत से लोगों ने फॉरेनर से शादी करी होती है, तो वो कितने, उनका लाइफस्टाइल, उनकी थिंकिंग, उनका माइंड कितना ब्रॉड या फिर अलग है चीज़ों के प्रति। तो ये रिजल्ट भी जो है, इनके कारण भी जो है विमेंस की कंडीशन में सुधार आए हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट, आधुनिक सामाजिक विधान, मॉडर्न सोशल ट्रेंड। इन सभी पॉइंट को मिलाकर ये एक ही पॉइंट बनता है कि नारी की स्थिति में सुधार आज की डेट में इसलिए भी आया है क्योंकि समय के बदलने के साथ साथ जिन जिन चीज़ों का ट्रेंड है, जिन जिन चीज़ों का विधान चलता गया, बढ़ता गया, जिन चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला होने लगा, उन चीज़ों को अपनाने के कारण महिलाओं की स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ है। भले ही उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन हम बात करें अभी उन चीज़ों के गुणों के बारे में, उनके फ़ायदों के बारे में, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। तो जो मॉडर्न सोशल ट्रेंड्स हैं, आधुनिक सामाजिक विधान हैं, जो भी हम देखते हैं आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जो भी ट्रेंडी चीज़ें हैं, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो फीमेल्स का बाहर जाकर काम करना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर उनका झुकाव हो, या फिर उस तरफ उनका रुझान, या फिर बहुत बड़ी संख्या में फीमेल्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन में या कंपनीज में होना है, तो ये सारा क्या है, मॉडर्न सोशल ट्रेंड है विमेंस का, कि वो सिर्फ घर पे सीमित ना रहकर बाहर भी निकलेगी, अर्न भी करेगी, सेल्फ डिपेंडेंट भी होगी और परिवार भी देखेगी। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एक फीमेल के, विमेंस के वर्तमान की स्थिति में। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाकर, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप लास्ट में ETC या फिर इत्यादि आदि कर सकते हैं, कि इन सभी कारणों के कारण जो हमने पॉइंट्स पढ़े, या फिर इनके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जिनके कारण महिलाओं की, स्त्रियों की सामाजिक संरचना में या फिर उनकी समस्याओं को समाधान मिला, उनकी सामाजिक संरचना या उनकी स्थिति में सुधार हुआ, और यही पॉइंट्स है जिनके कारण आज एक महिला, एक स्त्री जो है, उसके अस्तित्व की स्थिति या उसकी बेहतरी जो एक पुरुषत्व के समान ही है।